आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग पागल हैं? हर 5 में एक फर्द को कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। जान की अमान चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर 5 में से एक आप भी हुए तो क्या आपको भी हो सकता है? हम किसी को कब पागल कहते हैं? कौन पागल होता है? पागलपन की डेफिनेशन क्या है? पागलपन की डेफिनेशन ये है ना कि सबसे पहले वो जो फर्द होगा उसके, अगर किसी की वाइफ है उसने ऐसे मुंह चढ़ा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मुंह बना के रखना। मुंह बना के रखना, और वो चीज़ हस्बैंड को बुरी लगती है तो गुस्सा है। आपसे अगर किसी भी शॉर्ट से पूछो ना तो उनकी बीवी 24 घंटे गुस्से में ही रहती है। ऑफ कोर्स ऐसे ही है, गुस्सा इससे भी आता है। मुझे किसी से शदीद मोहब्बत है, वो इजहार ही नहीं कर पा रहा 3 साल से, उसको गुस्सा आएगा। अच्छा, हो सकता है वो ख़वातीन की बुराइयाँ करने शुरू कर दे। असर्टिव ट्रेनिंग इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरे पास एक खातून आती थी, उनका शौहर उनको मोटी कहता था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा शौहर मुझे मोटी कहता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा कि आपने कभी अपने हस्बैंड को ये बात कही? उसने कहा कि हाँ ना, मैं तो 4-5 साल से बोल रही हूँ। मैंने कहा कैसे बोलती हूँ? मैंने कहा ये तरीका ही नहीं है। ये मैंने असाइनमेंट दिया उनको। अच्छा, उन्होंने एक बार ये किया और वो जब वापस आई तो मिठाई के साथ। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है बिल्कुल कह दे, किसी से मोहब्बत भी उनको कह दे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा नो कह देगी। सर, फिर तो अगर नो कह दिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, वो चाहती हैं मेरे बेटे की शादी फला जगह पे हो, ठीक है। अब बेटे साहब ने पहले ही महबूबा फंसाई हुई थी, वो ले आए दूसरी बहू। अब सास को गुस्सा आएगा कि मेरी बात हुई नहीं, तो ये सास को तो फिर पूरी जिंदगी बहू को देखते देखते गुस्सा ही आता रहेगा, ठीक है, तो मेरी मर्जी की है नहीं, फिर वो लड़ाइयाँ भी होंगी। तो इस मसले को कैसे हल करें? अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस शोबे से हमने अभी तक किसी को बुलाया नहीं था। जब हमने सोचा कि भाई दिमाग के ऊपर भी कुछ बात होनी चाहिए, तो हमारे जहन में आए खान हसन आफरीदी डॉक्टर साहब, तो इन्होंने हमें अपना टाइम दिया। अच्छा, एक हैरत की बात यह है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जो है ना दिमाग की ज़रूरत होती है। दिमाग होगा तो बंदा पढ़ेगा और याद करेगा। ये वो शख्सियत है, इन्होंने दिमाग को ही पढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह A1। बहुत शुक्रिया। इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है, आपने हमें वो वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो मैं ये करूँगा, थोड़ी मजाक वाली बात है। आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग पागल हैं? अच्छा, ये भी कारवान हयात वाले ने एक सर्वे किया था काफ़ी टाइम पहले कि अगर हर 5 में एक फ़र्द को कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। हर 5 में किसी एक फर्द को, यानी अगर 5 लोग हैं तो एक एक को कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। जान की अमान चाहूँगा डॉक्टर साहब, उन 5 में से अगर 5 में से एक आप भी हुए तो क्या आपको भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑफ कोर्स, देखिए बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, मगर मुझे भी लगता है कि हर 3 में किसी ना किसी एक को मसला है। तो अभी हम कितने लोग हैं? एक हमारा शायद फोटोग्राफर हैं और 2 हम हैं, हाँ। तो किसी ना किसी को इशू हो सकता है। बहरहाल, जोक्स अपार्ट, तो ये है कि मतलब नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा हैं और लोग इनकी तरफ नहीं जाते। ये एक स्टिग्मा है, एक बदनुमा दाग है इसके ऊपर। मगर जिस तरीके से और बीमारियां हैं, हमें किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। और देखिए, अगर मुझे खुद भी कोई मसला हो, मैं खुद माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं भी जाऊँगा किसी माहिर नफ्सियात के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि नफ्सियाती जो प्रॉब्लम है, नफ्सियाती जो मसला है, हम किसी को कब पागल कहते हैं? कौन पागल होता है? पागलपन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल बताएं अगर आप। जी बिल्कुल सिंपल ये है कि देखिए, पागलपन की डेफिनेशन ये है ना कि सबसे पहले वो जो फ़र्द होगा उसके रोज़मर्रा के काम सही तरीके से नहीं होंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है या जा रही है, तो वो उसके काबिल नहीं होगा। अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो वो टाइम पे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो अपनी इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा ख़ुद भी तंग होगा। सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो जो उसकी हालत होगी, जो उसके मतलब जो ओवरऑल बिहेवियर होगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी अलामत है। दूसरा ये तो सारे सुन के तो ऐसा लग रहा है तो सबके साथ ही होता है। नहीं, ये मसाइल है, लेकिन अगर जो लोग मैनेज कर रहे हैं तो उसके बाद यानी उनकी ज़िंदगी सही चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ख़तरनाक हो सकता है, यानी किसी और को भी मार सकता है और ख़ुद को भी मार सकता है। अच्छा, हाँ, यानी खुदकुशी कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आपने बताया, इसको तो जज नहीं कर सकता बंदा ना, कोई नॉर्मल बंदा। अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त रह रहा है, उसकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, वो अगर परेशान भी हो रहा है तो अपने अंदर ही हो रहा है। हमारी जो पब्लिक की नॉर्मल एक लैंग्वेज में पागलपन होता है या कोई पागल होता है, वो ऐसा होता है कि भाई चलते चलते किसी को पत्थर उठा के मार देगा, किसी को मार देगा, किसी को गाली बक देगा, या उसकी हालत कुछ ऐसी होगी कि कपड़े सही नहीं होंगे, नाक बहराई होगी, मलंग टाइप का या कुछ इस टाइप का होगा। हमारी नज़र में तो वो पागल होता है। तो आप बताएं कि आपकी नज़र में क्या वही पागल होता है? जो चीज़ें आपने बताई वो तो एक नॉर्मल दिखने वाले बंदे में भी हो सकती हैं, इसको कैसे जज करेंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। लोग एक्चुअली उसी को पागल समझते हैं जी, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे एबनॉर्मल लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लेकिन पागल। अगेन, ये हम नहीं कर सकते कि अरे तू तो पागल हो गया। नहीं,
वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो उसकी प्रॉपर नफ्सियाती जांच पड़ताल करेगा, जिसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। उर्दू में उसको कहते हैं नफ्सियाती जांच पड़ताल। नफ्सियाती जांच पड़ताल। जी, कुछ टेस्ट होते हैं, उनसे गुजरेगा, उसके बाद वो डॉक्टर यानी वो माहिर नफ्सियात आपको बताएगा कि एक्चुअली ये नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी के भी ऐसी कैफियत है कि उसकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है, उसको यानी उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको बात बात पे गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है और वो नहीं चाहता कि उससे गुस्सा आए, लेकिन वो गुस्सा कर रहा है, तो उसको किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो माहिर नफ्सियात से कांटेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि गुस्से की वजह से आप नुकसान कर रहे हैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों का। डॉक्टर साहब, गुस्सा तो पता नहीं कितनों को आता है भी। अब मैं रोड पे से अभी आ रहा था, हाँ। अचानक एक बाइक हिट हुई, दोनों लड़ पड़े आपस में। हालांकि बहुत नॉर्मल मसला था, गुस्सा आ गया दोनों को। गुस्से के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो 3 में से 1 नहीं, हर बंदा ही फिर पागल हो गया। तो देखिए, इसमें वही मेन वाली बात है ना कि गुस्से को हमें समझना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपने गुस्से की बात की है तो पहले आप यही बता दें कि गुस्सा है क्या, ठीक है, गुस्से की डेफिनेशन क्या है और गुस्सा आता क्यों है, वजह क्या है गुस्से के आने की, और एंड में फिर आप इसकी मैनेजमेंट भी बता दिए कि गुस्से को मैनेज कैसे किया जाए। सही, ठीक है, चले हम इसको एक एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? देखिए, आपका कोई भी एक्ट यानी अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं किसी के खिलाफ, वो वर्बली भी हो सकता है या जिस्मानी फिजिकल भी हो सकता है, जिससे आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, यानी आप गालियों से, बदकलामी से या इवन अपने चेहरे के तासुरात से आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। आपका ये एक्ट जिससे दूसरे लोगों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे, जिस्मानी तौर पर या जज्बाती तौर पर, सही। तो ये गुस्सा है। अच्छा, ये गुस्सा है किसी भी इंसान को अगर आपके किसी भी एक्ट से हाँ, नुकसान पहुंच रहा है, जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो ये गुस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वाइफ है, उसने ऐसे मुंह चढ़ा, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मुंह बना के रखा हो। मुंह बना के रखना, और वो चीज़ हस्बैंड को बुरी लगती है, ये गुस्सा है। अच्छा, यानी उनकी बीवी गुस्सा कर रही है। अभी हम काफ़ी डेप्थ में जाएंगे कि एक्चुअली गुस्से के कितने इस अकसाम हिसाब से हैं। अगर किसी भी शौहर से पूछो ना तो उनकी बीवी 24 घंटे गुस्से में ही रहती है। ऑफ कोर्स, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये सारे मतलब गुस्से के एक्ट हैं। अब दूसरे ये हैं कि बहुत सारे लोग गुस्से को सिर्फ यही समझते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि यार बस सिर्फ गालियाँ देना या बदकलामी करना या किसी को मतलब फिज़िकली मारना, ठीक है, या आवाज़ का तेज़ हो जाना, सिर्फ ये नहीं, किसी के खिलाफ रूमर फैलाना भी ये भी आपकी एक बहुत बड़े गुस्से में आता है। अच्छा, रूमर्स फैलाना कि यार इसके साथ ये हो रहा है। गीबत करना गुस्से की सबसे बड़ी अलामत है। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, गीबत करना गुस्से की अलामत। गुस्से की अलामत है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुस्से के एक्चुअली कितने अक़साम होते हैं। गुस्से का सबसे पहला किस्म होता है जो कि सबको नज़र आता है, यानी कंट्रोलिंग वाला गुस्से, कि एक फ़र्द है वो सबको कंट्रोल कर रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, काम भी ले रहा है। अगर हम किसी ऑफिस की मिसाल लें या घर में मिसाल लें, सब उसको जानते हैं कि ये बहुत कंट्रोल करता है, अगर इसके मुताबिक चीज़ें ना हो तो ये डायरेक्टली हार्श हो जाता है, गालियों पे आ जाता है और उसको गुस्सा आता है। दूसरे किस्म का जो गुस्सा होता है वो पैसिव एग्रेशन उसको कहते हैं। पैसिव एग्रेशन ये है कि एक्टिवली मैं आप पे कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो काम ही नहीं कर रहा जिससे आपको खुशी हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप मेरे बॉस हैं, ठीक है, तो और मैं अब फिजिकली या आपको डायरेक्टली आपको जवाब तो नहीं दे सकता, ऐसा ही है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरा गुस्सा, मैं लेट आऊँगा, हाँ, मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे आप खुश हो। ये भी गुस्सा है। ये भी गुस्सा है, ये पैसिव एग्रेशन है। ये बच्चों के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। जब हम बच्चों को डांटते हैं तो अब्बा को तो कुछ नहीं कह सकते, तो वो क्या करते हैं, वो होमवर्क नहीं करेंगे। सही। ये पैसिव एग्रेशन है, एक्टिव नहीं, ये पैसिव है। और एक और भी गुस्सा है, एक और गुस्सा है, खुद पे गुस्सा आना। खुद पे गुस्सा कैसे कर रहे हैं हाँ, इंसान? जैसे कुछ लोग ना किसी को जवाब दे सकते हैं, हाँ, वो बहुत ताबेदार भी होते हैं, ठीक है, और उनको हमेशा लगता है कि बस उन्हीं की गलती है। अच्छा, यानी यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि अगर कोई भी ये कहता है, भले वो माहिर नफ्सियात हो, बड़ा वलीउल्लाह हो, कोई भी हो, और अगर वो ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो साइकोलॉजिस्ट को नहीं मानते। अगर आप मुझसे पूछे तो पूछो, बाकी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, नॉर्मल ऑफ कोर्स, तो गुस्सा जिस तरीके से आपने बताया ये तो आता ही सबको है, ये नेचर में है। ये ना गुस्सा देखे एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा इमोशन है कि वो आपको आएगा, गुस्सा आपको आएगा। मैनेज कैसे करना है ये फिर इसका, अच्छा जो आपने वो सवाल पूछा कि हमें गुस्सा क्यों आता है। हाँ, नफ्सियात में एक चीज़ है, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। एक मफरूज़ा है, ठीक है, कि जब हमें मायूसी होती है, मिसाल के तौर पर हम एक काम करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे, या हमें लगता है कि अब वो हमारे बस में नहीं। फॉर एग्जांपल सालिक, अब जा रहे हो सुबह ऑफिस ठीक है, या पॉडकास्ट के लिए आ रहे हो, ठीक है, आपने किसी को टाइम दिया है,
ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना आप कोई क्या कहते हैं कोई कार्टूनिक करेक्टर हो कि आपके बाइक को पार लग जाए और उड़ जाओ, ऐसा ही है। ठीक है। अब आपके हर तरफ चारों तरफ ट्रैफिक है। अब आप सबसे पहले फ्रस्ट्रेट होंगे, यानी मायूस होंगे कि ओहो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाद फिर आपको गुस्सा आएगा, और वही गुस्सा उस पर निकलेगा कि अगर बीच में कोई और आ गया आपके सामने, तो बस उसके बाद फिर आप डॉक्टर शुरू। साहब आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, और ये ऐसे समझा दिया है कि अभी हुआ है मेरे साथ ऐसा। एग्जैक्टली, यानी आपको टाइम दिया था, बिल्कुल। मैं रास्ते में आ रहा था, हाँ ट्रैफिक मेरे बस में नहीं था। हाँ। पहले तो मैं थोड़ा सा डाउन हुआ कि भाई मेरी वजह से एक बंदा वेट कर रहा है। हाँ। फिर आप लिटरली यकीन करें, मैंने बाइक तेज चलाना शुरू कर दी। फिर मेरे एग्जैक्टली सामने कोई आ भी रहा है तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्टली। आपका गोल क्या था? स्टूडियो पहुंचना है। उस गोल में रुकावट बन रही थी बहुत सारी और ट्रैफिक। तो आपकी रुकावट से जब कोई चीज आपको रोकती है तो आपको गुस्सा आता है। या फॉर एग्जाम्पल सुबह आप जा रहे हैं ऑफिस, आप यानी ये कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, आप उठ गए, आप जहाँ पे सॉक्स रखते हैं सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप सॉक्स देखते हैं, सॉक्स कहाँ हैं यार, सॉक्स कहाँ रखे हैं, सॉक्स कहाँ, ये क्या है। अब सॉक्स आपने 3-4 जगहों पे देख लिए लेकिन नहीं मिल रहे। अब क्या हो गया, अब मायूस है। आपका गोल क्या है कि मुझे जुराबें मिल जाए और मैं शूज़ पहन लूँ। सही है। डायरेक्टली अब क्या करें कि मेरे सॉक्स कहाँ है, अब ये गुस्सा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन, जो मेरा गोल था कि मेरे सॉक्स मेरे जुराबे मुझे जल्दी मिल जाए, वो नहीं मिल रहे हैं, वो मेरा गोल था, क्योंकि उसकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लाउड हो जाऊंगा। अब मैं लाउड हो जाऊंगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर मेरा एक हदफ है और उस हदफ में कोई भी रुकावट बन रहा है, गुस्सा इससे भी आता है, मुझे किसी से शदीद मोहब्बत है या किसी लड़की से शदीद मोहब्बत है, वो इजहार ही नहीं कर पा रहा 3 साल से, उसको गुस्सा आएगा। अच्छा। हो सकता है वो खवातीन की बुराइयां करने शुरू कर दे, या हो सकता है उसको वही बात है कि खुद पे गुस्सा है कि मैं ही डफर हूँ, मैं बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस गुस्से का रिएक्शन क्या होगा? इस गुस्से का रिएक्शन ये होगा कि इससे आपकी जो अपनी सेहत है वो बहुत ख़राब हो सकती है। गुस्से से सेहत भी खराब होती है? ऑफ कोर्स। अच्छा। गुस्से से देखिए होता क्या है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपकी सारी बीमारियां, डायबिटीज़, मैदे अल्सर के इश्यूज, बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। गुस्सा इन बीमारियों का सबब भी बन सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि गुस्सा क्या है, कांस्टेंट स्ट्रेस में आप रहते हैं। तो आपने ये सीखना है कि मुझे ये गुस्सा कैसे मैनेज करना। एक और सबसे बड़ी वजह, 90% जो गुस्सा आता है वो सिर्फ इससे नहीं आता कि मेरा किसी को कोई गोल है या ब्लॉक हो रहा है। एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे दिल में सालिक के लिए बात है, लेकिन वो मैं कह नहीं पाता। कितनी सारी बातें होती है ख़ानदान वालों की एक दूसरे के लिए, वो नहीं कह पाते, लेकिन वो गीबत की शक्ल में, जैसे मैंने कहा कि वो भी गुस्सा है, वो बोल रहे होते हैं एक दूसरे को, उस फ़र्द को सामने नहीं बताते कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी और को बताएंगे, किसी और को बताएंगे गीबत की शक्ल में। हाँ। क्योंकि उसको उन पर गुस्सा है। या ऑफिस में हम गीबत करते हैं कि यार मेरा बॉस तो बहुत जालिम है, हाँ। लेकिन बॉस को हमने कभी डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। हाँ, ये वही वाले, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोलना है। अच्छा, मतलब ये थोड़ी करना है कि सर आप बहुत जालिम है, अब बहुत जालिम बॉस है, आपने मेरे जीना आराम कर दिया है। वो तो उसी टाइम से कहते निकाल लो इसको, ठीक है। वो कैसे कहना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखें, अगर आपके दिल में साले किसी के लिए कोई भी बात हो और आप वो कह नहीं पा रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, और वो बहुत तरीक़ों से आ सकता है। सबसे बड़ी फॉर्म क्या होगी, आप रूमर पे लाएंगे, आप गीबत करेंगे उनकी, जो कि बहुत बड़ी गुनाह भी है। इसका हल यही है कि आपके दिल में जो उनके लिए बात है आपने लाजमी उनको बतानी। तो फिर डॉक्टर साहब कैसे बताएं, कोई बात अगर किसी से कहनी है, अगर कोई बंदा किसी से कोई बात कहना चाहता है और छुपा रहा है, तो इसका मतलब तो यही है वो कह नहीं सकता। कोई ऐसी बात तो है कि वो सामने से नहीं कह सकता, तो वो कैसे कहे? देखिए, हमारे जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बात है, तो मैं हमेशा मैं सिर्फ दो, ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग 2 अप्रोचेस का सहारा लेते हैं। अच्छा। या तो वो बात अपने दिल में दबा लेते हैं, कभी कहने ही नहीं है, नहीं यार मैं किसी को नाराज़ नहीं कर सकता, ठीक है। या वो इतने बदतमीजी के साथ बोल देंगे कि रिश्ता ही ख़त्म। यही 2 चीज़ें हैं। हाँ, या तो वो दबा के अपने आप में मरते रहेंगे, हाँ, ठीक है, या तो वो उसके ऊपर एग्रेशन करेंगे, या तीसरा तरीका है कि वो गीबत करेंगे, सामने बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बीच में एक रास्ता है। मुझे सालिक को अपनी दिल की बात बतानी है, मगर एक ऐसे अंदाज में कि वो हर्ट भी ना हो और मैं अपनी दिल की बात भी कह सकूं। ये कौन सा रास्ता है? ये बीच वाला और बिल्कुल तमीज़ वाला रास्ता है। बताएं। हाँ, फॉर एग्जांपल, सालिक आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके साथ जॉब करता हूँ, और आप हमेशा, मेरी जो टाइमिंग है ऑफिशियली वो 7 o'clock है, यानी 7 PM, लेकिन आप मुझे 9 बजे तक रोक कर रखते हैं, ठीक है। अब गुस्से वाला अंदाज़ क्या है
सर आपने मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सोशल लाइफ खत्म हो गई हाँ, है। जब से मैंने आपके साथ जॉब शुरू किया है, ये अगर मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता तो मैं इनडायरेक्टली किसी और को बताऊंगा। आपने मुझे ये जो मेरे दिल में बात है, मुझे आपको ऐसे बताना है कि सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सर ऑफिशियली जो 7 PM तक हमारी बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसी टाइम ऑफिस से निकल जाया करूँ। और सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आपने अपनी दिल की बात भी कह दी और उनको बता भी दिया। या फॉर एग्जांपल आप एक काम नहीं कर सकते तो आपने नो भी इसी तरीके से तमीज़ के साथ कहना है। आपके दोस्त ने आपको कॉल किया कि सालिक मुझे गाड़ी चाहिए आपकी। अब आपको पता है कि खुद आपको जाना है, स्टूडियो जाना है, पहुंचना है, ठीक है, तो आप उनको बता दें कि मेरे दोस्त, अब मेरे भाई हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन एक्चुअली मुझे स्टूडियो जाना है, इसलिए मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। अच्छा, कुछ मसाइल हमारे भी होते हैं, जब हम इनकार करते हैं ना, सामने वाले फ़र्द को याद भी नहीं रहता, वो आपकी कॉल ड्रॉप करके किसी और को कॉल करता है, लेकिन हम परेशान होते हैं। हाँ, ओहो, हमने मना कर दिया, पता नहीं क्या सोचेगा, उसकी भी टेंशन ले रहे हो उसकी। हालांकि आप याद रखिएगा कि जब आप स्ट्रेट अहेड बात करते हैं, ठीक है, असर्टिव ट्रेनिंग इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरे पास एक खातून आती थी, उनका शौहर उनको मोटी कहता था, मोटी कहता था। मोटी कि तुम मोटी हो, मोटी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा शौहर मुझे मोटी कहता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैंने कहा कि आपने कभी अपने हस्बैंड को ये बात कही? उसने कहा कि हाँ ना, मैं तो 4-5 साल से बोल रही हूँ। मैंने कहा कैसे बोलते हैं? कह रहा यही कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आप मुझे मोटी कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मैंने कहा ये तरीका ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा एक कप चाय बनाओ उनके लिए, उनको बैठाओ साथ में और उनसे कहो कि देखिए मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये जब मुझे मोटी वर्ड कहती है ना, कहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कितना खूबसूरत तरीका है। उन्होंने ये, मैंने असाइनमेंट दिया उनको, अच्छा। उन्होंने एक बार ये किया और वो जब वापस आए तो मिठाई के साथ आए कि डॉक्टर साहब मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आप कितनी अक्लमंद हो गई हो, तुम्हें मुझे ऐसे ही बताना था। तो एक्चुअली कभी कभार सामने वाला फर्द भी वेट करता है, तो असर्टिवनेस इसको कहते हैं, या असर्टिव ट्रेनिंग हम कराते हैं पर क्लाइंट की, कि गुस्से से बचने के लिए जो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपके दिल में किसी के लिए अगर कोई भी बात हो आपने कहनी। एक और मिसाल बहुत ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें। एक अम्मी और यानी एक माँ और बेटी मेरे पास आई थी। माँ उनको कहती थी कि डॉक्टर साहब इनको अंडा बनाना नहीं आता। तो मैंने कहा कि आप लोग फिर बात कैसे करते हैं? कि बेटी ने कहा कि जब वो ये मुझे इस तरह कहती है, कल ही उन्होंने मुझे कहा कि आपको यार इतनी बड़ी हो गई हो, कल तुम्हारी शादी होगी, अंडा बनाना नहीं आता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फिर मतलब मैं भी स्टार्ट हो गई कि अम्मी आपने मेरा जीना आराम कर दिया है, जब से मैं पैदा हूँ मैं आप पे बोझ हूँ। मैंने कहा कि इसका कितना आसान जवाब था। उन्होंने कहा कि क्या? मैंने कहा कि आप बता दी कि अम्मी मुझे अंडा बनाना नहीं आता, हाँ। आप मुझे सिखा दें, मसला हल हो जाए। एग्जैक्टली। तो हमें बातचीत सीखनी है, मैंने भी सीखी है। मतलब मैं जब साइकोलॉजिस्ट नहीं था तो मुझे भी पता नहीं था कि किस तरीके से बात करते हैं। सो असर्टिवनेस, तो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ये है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है, लाजमी आपने बतानी है, बिल्कुल कह दे। किसी से मोहब्बत भी उनको कह दे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा नो कह देगी। सर फिर तो अगर नो कह दिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं तो मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ ना कि देखिए अगर उन्होंने टाइम पे नो कह दिया ना तो वो आपके लिए बेहतर है। अच्छा। रादर दिन कि आप उनको छुपा लें या बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जाके बीच जामा क्लास में बोल दे कि जानू आई लव यू, ठीक है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं। आप तरीके से उनको बता दें, ठीक है। कोई भी बात हो किसी से भी कहनी हो दिल में ना रखें। दिल में नहीं रखें, उनको तमीज़ के दायरे में असर्टिवली बोल दें। अब फॉर एग्जांपल आपको अभी हमारी मीडिया में जो चीज़ें होती हैं, आपको शायद खुद मीडिया के बंदे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि हमारे जो जिस तरीके से बातचीत होती है क्या होती है। डॉक्टर साहब मीडिया जो आपने बोला है ना, मुझे कुछ याद आया, उससे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी sure। अभी रिसेंटली एक शो वायरल हुआ है और उसकी वायरल होने की एक वजह साहिल अदीम साहब और एक खातून थी और खलीलुर रहमान कमर साहब। जी जी। उसके अंदर जो इन्वायरमेंट बना पूरा, भाई खातून ने सिर्फ इतना कहा कि आप जो है ना माजरत कर लें, आप माजरत कर लें, आपने खवातीन को जाहिल कहा है। तो ऊपर से वो साहिल अदीम साहब जो है उन्होंने एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि भाई आप तागूत का मतलब बताएं, ठीक है। अब वो ऐसी गेमा गेमी हो गई, गुस्से वाला माहौल हो गया। तो इसमें आप साइकोलॉजिकल क्या देखते हैं कि वो खातून गुस्से में थी, वो साइकोलॉजिकल बीमार थी, या ये जो साहिल अदीम साहब हैं इनकी साइकोलॉजिकल क्या कैफियत थी उस वक्त? ये क्राइटेरिया बना क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि साहिल अदीम यहाँ पे वाज़ेह गलती पर हैं, गलती पर है। जिस तरीके से मैंने, हाँ एग्जैक्टली, अच्छा। ये मैं बहुत असर्टिवली उनको बता रहा हूँ। गलती पे कैसे हैं? देखिए असर्टिवली हमारी सोसाइटी में अगर आप किसी को जाहिल कहें तो ये क्या कोई तमीज़ वाला वर्ड है? बिल्कुल नहीं। नहीं है। आप इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? लाइलम। लाइल।
हमारी ख़वातीन ला इल्म है दीन से, या ये नहीं बोल सकते थे कम इल्म है। कम इल्म है, ये दीन के बारे में इतना नहीं जानती। हाँ अच्छा, फिर वो इस चीज़ को कुरान से साबित कर रहा है जी कि कुरान ने भी जाहिल कहा है। जी, तो देखिए, बहुत कुरान जो है वो किसके वर्ड्स हैं, किसके अल्फाज हैं? अल्लाह के। अल्लाह के। अल्लाह में कुछ भी बोल सकता है। साहिल अदीम साहब बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। कुरान अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ है, वही वर्ड्स थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने कैसे पेश किया? अच्छे अखलाक से, किसी को जाहिल नहीं कहा। तो असर्टिवनेस की कमी है। साहिल अदीम साहब अगर ये पॉडकास्ट उन तक पहुँच जाए तो ये मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात उनको बता रहा हूँ कि देखिए सर, अगर आपके दिल में किसी के लिए, पूरे आवाम के लिए कोई भी बात है, आप हमेशा उसको ऐसे कहें, ऐसे बोलें कि दूसरे लोगों की हक तलफी भी ना हो और आप अपने दिल की बात भी कह ये सकें। साहिल अदीम साहब को गुस्सा आ गया था। एग्जैक्टली गुस्सा आ गया था। और अगर उस खातून ने बोल लिया कि आपने मतलब पाकिस्तान की, मांगने में क्या मसला है? अच्छा, और एक और चीज़, अगर पाकिस्तान की 90% ख़वातीन जाहिल हैं, जी 95%। हाँ 95% जाहिल हैं, ठीक है, ये भी बदतमीज़ी में आता है। 95% में तो सब हो गए ना। मतलब 95% में अगर ख़वातीन जाहिल है तो फिर ये मुल्क कैसे चल रहा है? कैसे चल? ये वही वाली बात है ना कि मतलब बहुत माजरत के साथ ये जो मीडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में ये मसाइल है, वो मसाइल है, तो पाकिस्तान में रोज़ाना कितने दूध वाले लाखों करोड़ों लीटर दूध लाते हैं, ये कितना पॉजिटिव न्यूज़ है? नहीं चलाते। करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं चलाते। ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये जो लहजा था वो उसमें उनमें असर्टिवनेस नहीं थी। और एक और चीज़, अगर ख़ातून ने फॉर एग्जांपल मेरी ज़बान से ऐसी कोई चीज़ निकल भी गई कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जाहिल है और उस खातून को बुरा लगा कि आप माफ़ी मांगे, इससे क्या जाता है अगर मैं माफ़ी मांग लूँ? हाँ ये आई एम रियली सॉरी मेरी बहन, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ये जो लफ्ज़ बोला है ये आपको बुरा लगा, मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि ये मैं ना कहूँ। इस पे डट जाना, अच्छा एक्चुअली डट जाना भी गुस्सा है। आप जितना भी स्माइल दें, ये आपका गुस्सा है। अब क्या आ गया? आपकी ईगो आ गई, या हो सकता है आपकी नॉलेज आ गई। जैसे मैं किसी बात में, आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करें और आपको ज़्यादा पता हो और मैं कहूँ कि हाँ मुझे नहीं पता, ये चीज़ आई डोंट नो, में भी आ गई। एग्जैक्टली, नहीं आई डोंट नो, या मुझे नहीं पता, सारे हो सकते हैं आप ज़्यादा जानते हैं। तो ये जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने दिल की बात अपने सामने वाले फ़र्द को बतानी है, मगर एक ऐसे अंदाज में कि उनकी इंसल्ट नहीं करनी है। देखिए, बहुत ज़िम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हालात बहुत ख़राब हैं, इदारों की और बहुत सारी चीज़ों की। प्रॉब्लम यही है लैंग्वेज की। लैंग्वेज की अगर पॉलिटिशियंस है, अगर हमारे फोर्सेस के लोग हैं, उनकी जो लैंग्वेज है क्या है, मतलब उनमें गुस्सा है, एग्रेशन है। देखिए, आप अपनी दिल की बात बता दें, किसी के ख़िलाफ़ भी हो, मगर एक ऐसे अंदाज में कि सामने वाला इदारा या कोई भी फ़र्द हर्ट भी ना हो, भले वो पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तानी हो, आम फ़र्द हो, वो हर्ट ना हो और आप अपनी दिल की बात कह सकें। यही असल में इंसानियत है, यही असल में एक एथिकल कोड है, यही इंसानों और जानवरों में फ़र्क यही है कि हम अपनी दिल की बात हमेशा उनके इजहार करते हैं, मगर एक ऐसे अंदाज में कि सामने वाला फ़र्द हर्ट ना हो। हाँ, इससे मामला हल हो जाते हैं। मामला हल हो अगर जाए। साहिल अदीम साहब भी उस मामले को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, हाँ। तो वो प्यार से कह सकते थे, एक्सेप्ट कर सकते थे, एग्जैक्टली, किसी भी तरीके से अपने अल्फाज को चेंज कर सकते थे। बिल्कुल। कोई भी बोल सकते थे अच्छा मैं जाहिल नहीं कहता, मैं कम ही बोल देता हूँ चीज़ को, तो वो मामला रफा दफा हो जाता। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? जी। देखिए, उसका साइड इफेक्ट ये निकला कि सारी ख़वातीन बिल्कुल गैंगअप हो गई, बजाय ये कि वो दीन की तरफ आए, इनको और भी गुस्सा आ गया कि यार ये दीनदार तबका कर क्या रहा है। तो देखिए, हमें बहुत असर्टिवली और इज्जत के साथ बात करनी है। ट्रस्ट में, देखिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इतनी असर्टिवनेस और ट्रेनिंग्स कराता हूँ, इसके बावजूद भी मुझे कभी कभार जब गुस्सा आता है तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है कि मैं इंसान हूँ। मैं डायरेक्टली सॉरी कहता हूँ कि यार रियली सॉरी, हाँ यार ये मुझसे गलती हो गई, और एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ये मुझे किसने कहा कि मुझसे गलती नहीं होगी? अगर मेरे दिमाग ने मुझे कहा है तो फिर सही है, तो फिर वही बात है कि दिमाग में कोई मसला है। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपने बात कही है कि हमें फॉर एग्जांपल वो गोल वाली बात पे जाते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक में आप फंस गए और आपके इख्तियार में कोई चीज़ें नहीं हैं, तो इसकी तो बहुत मशहूर चीज़ जो मैं शाह वलीउल्लाह साहब को यहाँ पे ऐड करूँगा। अच्छा। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि एक होते हैं उमूर इख्तियारी और एक होते हैं उमूर गैर इख्तियारी। उमूर इख्तियारी वो काम है जो हमारे इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मुझे कम खाना चाहिए, ये मेरे इख्तियार में है। कंट्रोल में कर सकते हैं। एक्सरसाइज करनी चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे उसको मैनेज करना चाहिए। और उमूर गैर इख्तियारी वो काम है जैसे किसी का डेथ होना, ट्रैफिक में रोक नहीं सकते, ट्रैफिक का फंस जाना, अब बीच में फंस गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें आपने क्या करना है
कुछ भी नहीं करना है, स्माइल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छा, कि हाँ यार मैं लेट हो रहा हूँ, इट्स ओके, कुछ कर तो नहीं सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ये नहीं है कि आप किसी को ओवरटेक करो या अगर फॉर कोशिश करो। एग्जाम्पल आपके इख्तियार में कोई चीज़ है नहीं और आपको गुस्सा आ रहा है, तो एक्चुअली लोगों पर भी आ रहा है और ख़ुद पे भी आ रहा है, ऐसा ही है, ठीक है, सबके नुकसान के बाईस। सबके लिए नुकसान का बायस। और देखिए जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, बहुत सिंपल फार्मूला है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप उनको कंट्रोल भी ना करें वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देंगे। खुद भी ये बात एक्सेप्ट करें, खुद भी ये बात एक्सेप्ट करें। तो ये गुस्से से निकलने का ये रास्ता भी बता ये दिया रास्ता ही बता आपने। दिया। आपका जो पूरा टॉपिक था वो गुस्से पे ही चला गया, और हाँ। मुझे लगता है कि गुस्से पे हमने इतनी अच्छी खासी बात कर ली है, और उम्मीद है कि इससे लोगों का मसले भी हल होंगे। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, गुस्सा क्योंकि नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, गुस्सा तो आना ही आना है, जिसको गुस्सा नहीं आता वो इंसान ही नहीं है। ट्रू। ये गुस्से की लिमिट है, कोई टाइम लिमिट है कोई गुस्से की? क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है कि गुस्से में कुछ बोल दिया, किसी को भी सुना दिया, पछतावा होता है बाद में। वो पछतावा जब हो रहा है तो मतलब अब वो गुस्से में नहीं है, तो गुस्से की खास लिमिट क्या है? कोई टाइम है गुस्से का कि इतनी देर गुस्सा रहता है उसके बाद गुस्से से इंसान हट जाता है? देखिए ये कोई भी जो जज्बा होता है ना, वो तकरीबन कोई 7 से लेकर 15 मिनट तक रहता है। बस। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, बल्कि आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई। अच्छा। एक और टेक्निक गुस्से को कंट्रोल करने का। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दोस्त को टैक्स किया कि चलो चलती हूँ, उसने वादा भी किया, उसने कहा कि यार मैं नहीं जा सकता, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको आ गया गुस्सा, ठीक ठाक आपके जहन में समझो वही देसी गाड़ी आ रही है, यार मुझे टाइम दिया था, टाइम दिया, ये वो। आहिस्ता आहिस्ता करके गुस्सा। अब आपने क्या करना है, उनको रिप्लाई करना है, वाकई मतलब बहुत बदकलामी करनी है आपने। आपने खुद को ये नहीं करना है कि नहीं मैं इसको कुछ भी नहीं क्या कहते कहूँगा। हाँ। आपने खुद को ये बताना है कि मैं 15 मिनट बाद इसको देखता हूँ। अच्छा, डिले टैक्टिक्स इसको कहते हैं, 15 मिनट बाद देखता हूँ। यानी आप इसको डिले करें। सही है। हाँ, कि यार मैं इसकी सब कुछ एक कर दूंगा, लेकिन 15 मिनट के बाद मैं इसको मतलब फ्राई चिकन बना दूंगा, मगर 15 मिनट बाद। 15 मिनट के बाद। हाँ, ये आप अपने दिमाग के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम अगर आपने अपने दिमाग को क्या कहा, या फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में फंस गए, कोई सामने से मैं तो आगे कर ही नहीं सकता, हाँ, इसका तो नहीं है। आपने पहले तो आपने ये एक्सेप्ट करना है, फिर आपने से कहा कि यार मैं 1 मिनट यहाँ से निकलूँ ना, मैं शो कर लूँ, फिर मैं इसके पीछे आता हूँ। अच्छा, आ ही नहीं सकते, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्या बेहतरीन यानी है। आपने अपने दिमाग को भी बता दिया कि भाई डोंट वरी। हाँ। जैसे बच्चा नहीं था कि मैं मारेगा, समझा दिया कि उसको इससे भी समझा बदला दूंगा लूंगा मैं। क्योंकि वही बात है, लोग कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, मैं कह रहा हूँ दिमाग तो बच्चा है। दिमाग तो हाँ, दिमाग बच्चा है। तो कभी कभार बच्चे को हम ऐसे डील करते हैं कि यार मैं इसके साथ सब करूँगा, इसको मतलब मैं फ्राई चिकन बना दूंगा, मगर 15 मिनट बाद। क्योंकि गुस्सा फिर नहीं आएगा। ट्रू। डॉक्टर साहब, गुस्से पे बात चल रही है और आपने गुस्से की अभी बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे डेफिनेशन समझाई कि गुस्सा तब भी आता है जब इंसान को दिखता है कि भाई ये मैं करना चाहता था कि हुआ नहीं। तो इसके ऊपर बड़ा बेहतरीन मेरे जहन में एक सवाल आया है कि कुछ सास ऐसी होती हैं, कुछ माएँ ऐसी होती हैं, अभी तो सास ना बोलें, कुछ माएँ ऐसी होती हैं, वो चाहती हैं मेरे बेटे की शादी फला जगह पे हो, ठीक है। अब बेटे साहब ने पहले ही महबूबा फंसाई हुई थी, वो ले आए दूसरी बहू। अब ये भी एक गुस्सा हो गया ना एक तरीके से, अब सास को गुस्सा आएगा कि मेरी बात हुई नहीं। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई कोई काम मैं करना चाहता हूँ वो हुआ नहीं, मेरी बात मानी नहीं गई, तो अब गुस्सा आएगा। तो ये सास को तो फिर पूरी जिंदगी बहू को देखते देखते गुस्सा ही आता रहेगा कि ये तो मेरी मर्जी की है नहीं, फिर वो लड़ाइयाँ भी होंगी। तो इस मसले को कैसे हल करेंगे? देखिए वही बात है कि इसमें असर्टिवनेस आ जाती है। ठीक है। अब बेटे को अपनी माँ को बैठाना चाहिए कि देखिए अम्मी, सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना है, और मैं बहुत इज्जत के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि शादी आपने करनी है, मुझे करनी है। इंटरेस्टिंग, इज्जत के साथ। ये नहीं कि अम्मी शादी आपने करनी है मुझे करनी, प्यार से, आप मेरी प्यारी माँ है, अम्मी आप चाहते हैं ना कि मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ शादी करनी है, शरई तौर पर भी और इखलाकी लिहाज से भी ये मेरा राइट है। ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे मतलब शादी नहीं हुई, कोई ना कोई मतलब ख़वातीन का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। भाई को खुश करना है या पुपी को खुश करना है, किसी को खुश करना है कि बस आपने हमारे साथ रिश्ता करना है, ठीक है। आप जाके उस फैमिली को भी जाके समझा दें, इज्जत के साथ बात। एक्चुअली हम मामलात को बीच में छोड़ देते हैं, हम तो इज्जत को बीच में ला देना, जबान दी गई। एग्जैक्टली, ज़बान दी थी। अब ज़बान ये है कि आप उनके पास जाके बात करें कि देखिए मैं आपकी बेटी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं एक्चुअली कहीं और शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी बेटी बुरी है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए अगर मैं ज़बरदस्ती आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ और कल वो खुश नहीं है या मैं उसको वो मकाम ना दे सकूँ जो उसका है, तो फिर भी आप लोग परेशान होंगे, फिर मसले होंगे। क्यों ना इसकी वहाँ पे शादी हो जहाँ पे उसको वो मकाम मिल सके। अच्छा, वो आपको बहुत बातें सुनाई, आपने रिपीटेडली ये बात बार बार कहनी है। जैसे न्यूज़ कास्टर क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही खबर चलाते हैं, और नाज़रीन मैं आपको फिर से बताएं आज बहुत बारिश हुई, बार बार और फिर से बताएं, आप 1 घंटे के बाद फिर से देख रहे हैं कि कुछ तो चेंज होगा,
वो क्या करते हैं, इंडक्शन करते हैं, बार बार आपको एक मैसेज देते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ यार बस नहीं निकलो घर से, हालात ख़राब है। अच्छा। ठीक है, तो द सेम आपने असर्टिवनेस भी यही करनी है कि आपने अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना है, बार बार उसी मैसेज को रिपीट करना है, अदब के दायरे में रहकर सुकून से वो बात करनी है। तो हम एक्चुअली ये मामलात बीच में कैसे रह जाते हैं, अम्मी को कोई और पसंद थी, बेटे को कोई और पसंद आ गई, बस अम्मी मुझे यहीं शादी करनी है, बदतमीज़ी कर ली, शादी ज़बरदस्ती कर ली और बहू को मतलब सॉरी वाइफ को लेकर आ गया। तो उसने ना अम्मी को समझाया, ना अम्मी से बात करना ज़रूरी समझा। ठीक है, अम्मी के दिल में भी बातें होती हैं वो भी नहीं बताती। अक्सर आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ये जो दिल की बातें होती हैं कभी कभार 40 साल बाद निकलती हैं। जी एग्जैक्टली ऐसा हम ही है। दबाते हैं, ओहो 40 साल मैंने तुम्हारी खिदमत की, अम्मा 40 साल पहले बता देती आप क्यों कर रही थी खिदमत, अब बताया थी कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तो देखिए अगर आप वक्त पर और अपने दिल की बात उसका इजहार करते हैं, एक तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपके अब्बू आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपने इंसल्ट नहीं करनी है, आपने अब्बू को बताना है अगले दिन कि अब्बू अभी आप रिलैक्स हैं, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए अब्बू कल जो आपने मेरी इंसल्ट की थी या मुझे बुरा भला कहा था ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, आप प्लीज़ आइंदा कोशिश करें मुझे ऐसे वर्ड्स ऐसे अल्फाज मत यूज़ किया, प्यार से डील करें। प्यार से डील करें। आप तसव्वुर करें अगर आप अपने अब्बू से इस टोन में बात करेंगे वो बहुत मोहतात रहेंगे। और आपने मुंह बना लिया, 3 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन। ये बहुत अच्छा हल है उसका कि अगर लोग चाहते हैं कहीं शादी करना चाहते हैं हाँ, तो अभी माँ के दबाव में आके करना लें कि भाई माँ ने से बोला भी तो कर बात लें। कर लें और माँ का जहाँ पे दिल है, अगर कुछ और लोगों का भी दिल है कि उनकी आपके साथ शादी हो, आप इखलाकी तौर पर जाके उनसे भी बात कर, वो आपकी खाला होगी, फूफी होगी, उनको समझा दे प्यार से। यकीन जाने लोग समझ जाते हैं, हम बात नहीं करते, हम छोड़ देते हैं और ये गुरूर में भी आता है, तकब्बुर में आता रिएक्शन यही आता है कि आप उस टाइम को दबाने के लिए आप अम्मी की सुन लेंगे, है। हाँ, फिर जाहिर सी बात है और अगर नहीं सुनेंगे गुस्से में करके शादी कर लेंगे हाँ। कि भाई अम्मी को दिखा दिया भाई मैंने तो कर लिया आपको बोला था। ट्रू, तो अब वो पूरी जिंदगी के मामला जो है ना खराब हो जाएंगे क्योंकि माँ वालदेन के साथ तो इंसान को रहना ही है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा हाल है कि पहले ही बात कर लें, वालदेन को राज़ी कर लें, बिल्कुल तरीके से अपोजिट जो साइड है उनको भी राज़ी कर लें, उनको भी बता दें, फिर आराम से ज़िंदगी गुजारें। देखिए अगर एक सिंपल मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा कि हमें सबको अल्लाह का जो क्या कहते हैं बंदे समझने चाहिए कि कोई भी है, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है उसने आपको भी पैदा किया, उसने सबको पैदा किया है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुझे उससे बात करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है। ठीक है, आपके ख्याल में हम कभी कभार हमारा गुस्सा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई हमें यहूदी मिले, हम क्या करेंगे, सब पकड़ के उसको मारना शुरू कर देंगे, ये जालिम लोग ये फ़लस्तीनी पे बमबारी कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, ये भी गलत गुस्सा, ये तो आपके साथ लड़ ही नहीं रहा। ठीक है, हमें सब पूरी दुनिया के साथ तमीज़ से बात करनी है। तमीज़ इस्लाम का आला अखलाक, आला इखलाक। आला अखलाक, आला अखलाक क्या है, यही है से कि मुझे अपने अम्मी अब्बू जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है, दिल की बात नहीं दबानी है, ये भी बुज़दिली है, गुस्सा भी नहीं करना है, ये बदतमीज़ी है, मुझे अपने दिल की बात लाजमी बतानी है मगर एक ऐसे अंदाज में कि सामने वाला हर्ट भी ना हो। और एक और चीज़, अगर आपने ये स्किल सीख लिया कि आपके दिल में आज से जितने लोगों के लिए बातें हैं और आपने तमीज़ से जाके सबको बताना है, अच्छा ये उधार की तरह काम करता है। कैसे? अगर आपके दिल में अब भी बातें हैं और आप किसी को नहीं बता रहे हैं तो ये ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, ये गीबत बनाएगा। अगर बिल्कुल जैसे उधार वापस देते हैं ना, आप सबसे मिलके वो बातें करें। कोई पुप्पा आपको बहुत तंग करता है, फूफी, आप जाके उनसे बात करें कि देखिए आपका जो ये लैंग्वेज है, ये जिस तरीके से आप अब्बू को शिकायतें करते हैं, ये आप ना करें, मजा जान के ऊपर खतरनाक होती है सर, मामला खराब हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आप बार बार उनको ये मैसेज कन्वे करें, वो फिर से शिकायत करें, फिर से बता दे, तमीज़ के साथ, लड़ना नहीं है, फिर करें, फिर से बोल दें, वो वाकई समझ जाएगी कि यार देखिए मैं बार बार इनकी शिकायतें कर रही हूँ, ये बहुत तमीज़ से मुझे बार बार समझा रहा है, वो समझ जाएगा। और अगर आप ग़ीबतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। फिर जिस तरीके से पूरी कौम लड़ रही है और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो ये करते रहें। मैंने तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे चलाना है और लोगों को भी यही दर्ज देता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। गुस्से के ऊपर जो आज हमारी बात हुई है ना, जो गुस्से का डेफिनेशन उसकी पूरी आपने समझाई है, गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, कैसे रुक सकता है, कैसे कंट्रोल हो सकता है, सब पे बड़े बेहतरीन तरीके से आपने बात की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से गुस्से के ऊपर बात की।
अभी हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम हमारा हो गया ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से और भी बात की जाए, हम पूरा प्रोग्राम रखेंगे इनके साथ, जितने भी टॉपिक्स हैं, मोहब्बत हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, इसकी काउंसलिंग क्या होती है, पागल वाकई में होता क्या है, पूरी सारी चीज़ों पे इनसे डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक के साथ इनके साथ बैठते रहेंगे। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए उससे भी मैं आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।